नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसके बारे में आप पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। 8वीं क्लास के अंदर अपने ये चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं, तीसरा पार्ट धातु और अधातु के अंदर। इसके बारे में आप एकदम अच्छे से इसके बारे में पहले ही जानकारी ले चुके हैं। तो छोटी सी क्लास, शॉर्ट क्लास और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बढ़िया तरीके से देखना, पूरी क्लास देखना। और सबसे पहले एक काम करो, स्क्रीन को करो आडी करने से पहले क्लास को शेयर करो जल्दी क्लास को पहले शेयर कर दो, उसके बाद में आओ पढ़ो और मजे से आराम से। ठीक है, कर दी क्लास शेयर। चलो भाई जी, आज देखो क्या चैप्टर का नाम है, धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु और अधातु का एक विशेष गुण होता है। कुछ गुणों के अंदर इसको बांटा गया। सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं कि धातु और अधातु के अभिलाक्षणिक गुणों को समझाइए या लिखिए। ठीक है, बड़ा प्रश्न पूछे अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में, तो आप इसके अलग अलग जो मैं गुण बता रहा हूं इसके बारे में विस्तृत लिखना है। छोटा पूछे तो आप छोटा प्रश्न उस हिसाब से, जैसे नंबर है उसके हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से इसके बारे में देखना क्या है, क्या कुछ बात है, पूरा आ जाओ, यहाँ ध्यान दो, आवाज आई, डिस्कशन बंद कर दो, शांत जगह में जाके बैठ जाओ और अच्छे से ईयरफोन लगा के क्लास को देखो। ठीक है, क्लास को देखो और उसके बाद में फिर आराम से देखो। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दुनिया के अंदर जितने भी तत्व है उनको उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु के अंदर उनको व्यवस्थित किया गया है। तो देखो धातु और अधातु क्या गुण है, जैसे धातु होते हैं वो धात्विक चमक होती है उनके अंदर। सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे कि उनके अंदर चमक होती है और अधातु के अंदर चमक नहीं होती, एक दूसरे से विपरीत है। धातु अगर होते हैं तो अधातु नहीं होते, अधातु अगर होते हैं तो धातु नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये एक दूसरे के विपरीत ये कार्य करते हैं। तो धातु चमकीले होते हैं, धातु कठोरता दर्शाते हैं, धातु के अंदर रूप होते हैं, धातु आघात वर्तीयता होती है, धातु के अंदर तन्यता होती है, धातु विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, धातुओं के अंदर घनत्व होता है, ध्वनिक होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऑक्साइड होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के रूप में ये इसके साथ में ऑक्सीजन इनके अंदर अभिक्रिया करती है। तो ये धातुओं के गुण है। और अधातु चमकीले नहीं होते, इनके अंदर कठोरता नहीं होती, इनके रूप के अंदर, कमरे के रूप के अंदर ये गैस और ठोस दोनों के अंदर हो सकते हैं। और जो अधातु होते हैं वो क्या कहते हैं, केवल किस में होते हैं, ठोस के अंदर होते हैं। ये द्रव और गैस दोनों के अंदर हो सकते हैं। अधातु द्रव और गैस दोनों के अंदर हो सकते हैं और जो धातु होते हैं वो किस में होते हैं, ठोस के अंदर होते हैं। ये आघातवर्ती होते हैं, धातु होते हैं आघातवर्ती होते हैं, मतलब जैसे इसको पीटने पर ये फैलते हैं, पीटने पर क्या करते हैं, फैलते हैं। और अधातु होते हैं वो आघातवर्ती नहीं होते। धातु तन्य होते हैं, तन्य का मतलब ये होता है तार के रूप में ले जा सकते हैं, इसको खींचकर लंबा रूप इनको दे सकते हैं। और अधातुओं का अंदर तन्यता नहीं होती। ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। और अधातु विद्युत और ऊष्मा के चालक नहीं होते। आप कहोगे सर जी सूखी लकड़ी को वो धातु है क्या, उसको वो कठोर भी होती है, वो विद्युत को उसके अंदर अगर मतलब जो लीली लकड़ी होती है तो उसको अगर रखे तो वो सर झटका लगता है, उनके अंदर ऊष्मा चलती है। तो बेटा वो चमकीली नहीं होती। सारे गुण होने उसके अंदर जरूरी है। ये सारे जो 9 के 9 गुण है ना, जिसके अंदर होंगे वही धातु होगा। ठीक है, और ये जिनके अंदर गुण सारे नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधातु के रूप में होगा। ठीक है, उनके अंदर घनत्व होता है, फिर घनत्व होता है उनका एक विस्तृत, ध्वनिक होते हैं, ठोकने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपने स्कूलों के अंदर, मंदिर के अंदर एक घंटी देखी, वो धातु की होती है। ठीक है, उसको जैसे ही अपन ऐसे ठोकते हैं तो वो क्या होते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं। ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे चांदी का रंग में परिवर्तन, पिछली अपने क्लास में देखा, चांदी के रंग में परिवर्तन, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अपने पढ़ा था ना, वो एक संक्षारण टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर। तो ये विशेष प्रकार किसके अंदर क्या पाए जाते हैं, धातुओं का और अधातुओं के अंदर गुण धर्म इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखना धातुओं की कुछ अभिक्रिया। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं कि धातुओं की वायु के साथ में अभिक्रिया किस तरीके से होती है। धातुओं की वायु के साथ में किस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो धातु क्या होते हैं, जब वायु के साथ में अभिक्रिया करते हैं, वायु मतलब ऑक्सीजन, तो धातु प्लस ऑक्सीजन, तो क्या किसका निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातु जब वायु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे
धातु कोई जैसे कॉपर ले लिया, O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये सीधी अभिक्रिया है, आपको याद करनी पड़ेगी। धातु जब वायु के साथ में अभिक्रिया करता है या धातु जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, धातु ऑक्साइड को बनाता है। ये नीचे लिखा है मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो सिंपल सी आगे देखना, धातु जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो धातु जब जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जब धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं मतलब धातु के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है फिर भी वो जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे Na एक धातु है, H2O के साथ में अभिक्रिया कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 2Na, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और H2 गैस और उसके साथ साथ में क्या निकल गई, ऊष्मा बाहर निकल गई। ओके, उसके बाद में देखना Ca मतलब ये क्या है, कैल्शियम, किसके साथ में अभिक्रिया की, किसके साथ में अभिक्रिया की, जल के साथ में अभिक्रिया की तो यहाँ पे क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक साथ में अभिक्रिया करते हैं। और ये आपको अभिक्रिया याद रखनी है कि जब धातु किसी जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो किस तरीके से अभिक्रिया को दर्शाते हैं, किस तरीके से अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। सरल सा टॉपिक है, बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी इसके अंदर इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा सरल सा टॉपिक है। चलो मैं थोड़ा दूर हटता हूं, आप ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखना, अगला टॉपिक है धातुओं के अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रिया। दूसरे पार्ट के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल धातु और लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्षार के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो हमने कहा था सभी क्षार के साथ में नहीं कर सकते, ठीक है, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट हो देना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ में एक साथ अभिक्रिया करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड, सॉरी उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातु ऑक्साइड या मैंने दोनों एक साथ में लिखा है, ठीक है, अम्ल या क्षार किसी के साथ में भी अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है। ये दोनों की रिएक्शन है। जब ये Al2O3 क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, कोई धातु ऑक्साइड है और ये किसके साथ में, अम्ल के साथ में, HCl के साथ में अभिक्रिया की, लवण का निर्माण किया और जल का निर्माण किया। Al2O3 जब किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया किया तो ये लवण और जल का निर्माण किया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को एग्जाम के अंदर पूछते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये याद रख लेना। ये मैंने आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ाया है इसके बारे में, ठीक है, जो सेकेंड चैप्टर है इसके अंदर मैं इसको पढ़ा चुका हूं, तो आपको याद रख लेना इसके बारे में, ठीक है। ऐसा इसके अंदर कोई बीच में ऐसा है नहीं टॉपिक, ये बहुत ज्यादा मतलब इतना सरल पार्ट है बेटा जी कि ये आप अगर मतलब एक बार आप इसको पढ़ोगे ना, मैं पढ़ा रहा हूं इसको, आप एक बार पढ़ोगे ना, सीधा प्रश्न पूछते हैं और थोड़ा सा बीच में जहां प्रश्न पूछते हैं वो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं, सारे टॉपिक बता दूंगा जो आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं। चलो तो आप इसका लो स्क्रीनशॉट और फिर इसके बारे में आगे अपन करते हैं डिस्कशन। चलो अगला टॉपिक देखो, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब ये होता है कि जो धातुएं होती है उनको अभिक्रियाशीलता के आधार पर, उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितना क्रियाशील है, किस तरीके का है, उसको पहचानने के लिए अपन इसका अध्ययन करते हैं। देखिए जैसे देखो, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातु क्रियाशील है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये घट रहा है क्रम, ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होगा उस हिसाब से क्या किया जाता है, इसको सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही उस धातु की पहचान की जाती है। जैसे इसके अंदर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, और सबसे नीचे कौन है, सोना, ठीक है, सबसे नीचे मतलब पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है और सोना क्या है, कम क्रियाशील है। पोटेशियम क्या है, अधिक क्रियाशील, और सोना क्या है, कम क्रियाशील
मतलब इसके अंदर धातु है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी क्रियाशीलता को पहचानने के लिए बढ़ते क्रम में उसको क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। ये मतलब जैसे जैसे इसको क्या किया जा रहा है, जैसे सबसे ऊपर है तो नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर घट रहा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, क्या हो गया, सोना। ठीक है, गोल्ड। आपने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट जो चैप्टर था उसके अंदर आपने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आप सो रहे थे वहां उस समय, पढ़ रहे थे, सो नहीं रहे थे ना, पढ़े थे ना उस समय। तो कहने का मतलब ये कि आपको याद होगा कि अपन ने क्या पढ़ा था, अधिक क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो वो क्रियाशीलता कैसे आई विद्यार्थियों? वो क्रियाशीलता बेटा जी इसके अभिक्रिया के तत्वों की क्रियाशीलता के आधार पर आई। उसकी क्रियाशीलता को सर किस तरीके से पहचानेंगे? उसकी क्रियाशीलता को पहचानने के लिए उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, संयोजन क्षमता, ठीक है, संयोजन क्षमता। तो सभी धातुओं को अपन नहीं क्रियाशील कर पाए, इसलिए तो समस्या हुई थी, है ना। सभी धातुओं को एक साथ में अपन नहीं कर पाए, इसलिए इसके अंदर क्या हुई, समस्या हुई। ठीक है, तो देखो उसके बाद में एक टॉपिक है लवणों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ये वाला सेम यहाँ पे काम करेगा। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी यौगिक के विलयन से गलित अवस्था में विस्थापित कर देता है। जैसे बेटा जी याद रखना कि जिस तरीके से, जैसे कोई ये है जिंक धातु, ठीक है, जिंक धातु है और यहां पे मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। क्या लिया सर जी? कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। अब ये क्या हो गया, इसके अंदर माना कि ये जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। तो ये क्या कर देगा, अपने स्थान से इसको क्या कर देगा, हटा देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर को बाहर फेंक देगा। इस तरीके से अधिक क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इसको ऊपर तो आप ठोक ही दो इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम के अंदर इसको सीधा प्रश्न पूछते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है और इसके बारे में आप समझाइए। तो अपन देखते हैं इसके अंदर, वैसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया, कुछ एक बाकी रहे हैं वो अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है तो समस्या हो जाएगी। आपको पीडीएफ एकदम अच्छे से मिल जाएगी, ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, साथ साथ में लिखते रहना, विद्यार्थियों पढ़ते रहना साथ साथ में, ठीक है। और इस क्लास को शेयर कर देना, पूरा एकदम नहीं किया है तो अभी कर देना क्लास खत्म होती। और लाइक करना मत भूलना, क्लास को लाइक करो यार। आपको अगर पसंद आ रही क्लास तो लाइक करने में आपका क्या जा रहा है, भाड़ो थोड़ी लागे लाइक करने में, नहीं किराया लाग तो वैसे जी भाड़ो लागे कौन दे, भाड़ो थोड़ी लागे, मैं फ्री में थोड़े इतनी मेहनत कर रही हूँ थोड़े लिए, तो थे मारो एक लाइक करने में थोड़ा कहीं जावे, है ना। तो थे लाइक करो तो वैसे ही फिर मन फायदो हुई, तो मैं तो खर्चो कियो लाऊं कटो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक कर दो, शेयर करो क्लास को, आगे की तरफ भेजो अपने भाइयों को, बहनों को, उनको कहो कि क्लासें अच्छी चल रही है 10th क्लास की, ठीक है। बाकी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलेगी आपको, क्लास टाइम टू टाइम पूरे दिन में कभी भी जाती हो। क्या कि नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं क्लासेस सुबह दे देता हूँ। अभी मैंने शाम का 8 बजे को कहा था, वो अपन जब अपने पास में एक हाई स्पीड नेटवर्क होगा उस समय अपन देंगे, ठीक है। तो नेटवर्क इश्यू की वजह से समस्या हो जाती है, इसलिए मैंने अभी क्लासेस सुबह देने का पूरा एकदम पक्का बना लिया। सुबह के समय आपको क्लास मिल जाएगी अच्छे से। पिछली 2 क्लासें आपको सुबह के समय मिल गई थी, ठीक है, 10 से 11 12 बजे तक मिल गई, आराम से देखना, मस्त मगन हो गई। शेयर करते रहना साथ साथ में क्लासें, ठीक है। तो आज के लिए अपन बस इतना ही, आगे की चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आप तब तक स्वस्थ रहिए। कोरोना आ रहा है वापस, तो उसके लिए पूरा एकदम ध्यान रखें, मास्क वास्क लगाए रखें, थोड़े 2 गज की दूरी बनाए रखें, ठीक है। थोड़ा वायरल फैल रहा है तो अपनी खुद की सुरक्षा रखें, ठीक है। तो आसपास, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, बड़ों का आदर करें, और माता पिता के पैर छूना ना भूलें। मेरी तरफ से भी उनको कहना संजय सर ने आपको राम राम दिए, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार।